इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जॉन ड्राइडन की एक पोएम एब्सलम एंड एक्किटोफेल के बारे में। ये एक एलिगरी है। मतलब इसमें जो कैरेक्टर और इवेंट्स ड्राइडन ने दिए हैं वो असल में किसी और चीज़ को ही सिंबलाइज करते हैं। इस पोएम में ड्राइडन ने बाइबल से एक स्टोरी उठाकर उससे अपने समय की पॉलिटिकल सिचुएशंस पर सटायर किया है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 मिनट का बनने वाला है। अगर आपके पास इतना टाइम है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो से आपको पोएम तो बहुत अच्छे से समझ में आ ही जाएगी और साथ ही में आपको ड्राइडन के समय पर इंग्लैंड में क्या चल रहा था और इज़राइल के बारे में भी काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। इस पोएम को ड्राइडन ने हीरोइक कपलेट्स में लिखा है। ये कहानी उस समय की है जब पॉलीगैमी को एक सिन नहीं माना जाता था। मतलब एक इंसान एक से ज़्यादा शादियां कर सकता था। वो एक वाइफ भी रख सकता था और उसके अलावा दासियां भी रख सकता था। कहानी इज़राइल की है। वहाँ का राजा डेविड भी कुछ ऐसा ही था। उसकी पत्नी तो थी मिशेल, लेकिन उस पत्नी से उसको कोई बच्चा नहीं था। उसके अलावा उसका इज़राइल की काफ़ी औरतों के साथ अफेयर था और उनसे उसके कई सारे बच्चे भी थे। यहाँ किंग डेविड सिंबलाइज करता है इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को और इज़राइल सिंबलाइज करता है इंग्लैंड को। किंग डेविड की ही तरह इंग्लैंड का राजा चार्ल्स सेकंड भी कुछ ऐसा ही था। उसके भी कई सारे अफेयर्स थे और उनसे उसके कई सारे इललेजिटिमेट बेटे भी थे। अब डेविड के इन सभी इललेजिटिमेट बेटों में से एब्सलम उसका एक ऐसा बेटा है जिससे वो भी बहुत प्यार करता है और उसे इज़राइल के लोगों से भी बहुत प्यार मिलता है। वो बहुत पॉपुलर भी है और डेविड भी अंदर ही अंदर उस पर बहुत गर्व करता है। एब्सलम ने बहुत सारे वार्स में लड़कर अपने आप को एक हीरो भी साबित कर रखा है और वो करेजियस, हैंडसम और स्मार्ट भी है। वैसे तो डेविड का राज बहुत सही, बहुत शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है और ड्राइडन ने डेविड को और चार्ल्स सेकंड को दोनों को ही बहुत काइंड भी बताया है। लेकिन इज़राइल की जो ज़्यादातर आबादी है वो जूस की है और ये जूस लोग थोड़े मूडी, थोड़े तेज मिजाज, थोड़े टेम्परामेंटल टाइप से के हैं। ये लोग हर कुछ साल में तकरीबन हर 20 साल के बाद कोई ना कोई कमी निकालकर अपने राजा को बदल ही देते हैं। डेविड को भी राजा इन्होंने ही बनाया था। ड्राइडन इन जूस को एडम विट्स कहकर बुलाता है क्योंकि उनको थोड़ी और फ्रीडम, थोड़ी और लिबर्टी चाहिए। अब इज़राइल के जो नेटिव लोग हैं वो जेबूसाइट्स हैं। इज़राइल में इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। ज्यूस के कंपैरिजन में ये बहुत कम है। ज्यूस के कंपैरिजन में इनकी रेशियो 10:1 है। मतलब 10 ज्यूस हैं तो एक जेबूसाइट है। ऐसा ही कुछ इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक्स के साथ है। रोमन कैथोलिक्स की पॉपुलेशन इंग्लैंड में बहुत कम थी। तकरीबन 10:1 की ही रेशो वहाँ पर प्यूरिटेंस और रोमन कैथोलिक्स के बीच में थी। मतलब 10 प्यूरिटेंस थे तो एक रोमन कैथोलिक है। प्यूरिटेंस और रोमन कैथोलिक्स क्रिश्चियनिटी की ही दो ब्रांचेस हैं। प्यूरिटेंस इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स को कहा जाता था 16th और 17th सेंचुरी के दौरान, जिन्होंने ये ठान रखा था कि इंग्लैंड के सभी चर्चेस से रोमन कैथोलिक जो प्रैक्टिसेस थी उनको ख़त्म करना है। अब क्योंकि इज़राइल में जेबूसाइट्स और इंग्लैंड में कैथोलिक्स बहुत कम थे तो इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन भी काफ़ी होता था। इनके विरुद्ध भेदभाव किया जाता था, पर इनके पास कोई चारा नहीं था। यहाँ ड्राइडन पॉपिश प्लॉट के बारे में बात करता है। इसमें क्या था कि एक अफवाह फैला दी गई थी कि जो कैथोलिक्स हैं वो चार्ल्स सेकंड को मारना चाहते हैं ताकि वो चार्ल्स सेकंड के भाई जेम्स सेकंड को गद्दी पर ला सकें। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इंग्लैंड में लोगों के बीच कैथोलिक्स को लेकर बुरी भावनाएं फैलें। ये प्लॉट तो फेल हो गया, लेकिन इससे कोई
बड़ी पॉलिटिकल उथल पुथल होने की चिंगारी जरूर सुलग गई थी। ड्राइडन ने पोएम में जेम्स सेकंड को डेविड्स ब्रदर के नाम से सिंबलाइज किया है। अब क्योंकि डेविड का क्वीन से कोई लीगल बेटा नहीं था, तो इज़राइल का अगला उत्तराधिकारी किंग डेविड का भाई ही था, डेविड्स ब्रदर, जिसको ड्राइडन ने कहा है। और कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। इनमें कुछ सरकार के लोग भी थे जो डेविड को अंदर ही अंदर अपोज करते थे, जिनमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल एकिटोफेल था। एकिटोफेल यहाँ एंथनी एशले कूपर, जो कि फर्स्ट अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी था, उसको सिंबलाइज करता है। एकिटोफेल स्मार्ट था, मोटिवेटेड था और ज़्यादा मॉरल्स को फॉलो करने वाला नहीं था। ये वैसे तो किंग डेविड का दोस्त होने का ढोंग करता था, लेकिन अंदर ही अंदर ये चाहता था कि ये इज़राइल पर रूल करे, और नहीं तो कम से कम किंग डेविड के रूल को बर्बाद कर दे, किंग डेविड को बर्बाद कर दे। एंथनी एशले कूपर, जो कि इंग्लैंड में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, वो एक बिल लेकर आना चाहता था, द एक्सक्लूजन बिल। इस बिल में था कि जो कैथोलिक्स हैं वो अब राजा नहीं बन सकेंगे, और इस बिल से वो चार्ल्स सेकंड के भाई जेम्स सेकंड को गद्दी से दूर रखना चाहता था। एकिटोफेल बड़ा एम्बिशियस था और वो इज़राइल पर रूल भी करना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो रॉयल बर्थ से नहीं था, वो शाही घर से नहीं था, इसलिए उसे पता था कि उसे गद्दी कभी भी हासिल नहीं हो सकती। इसके लिए उसे ऐसा कोई चाहिए था जो उसके अकॉर्डिंग चलकर इज़राइल पर रूल करे। इसके लिए वो एब्सलम को चुनता है। भले ही एब्सलम शाही घर से नहीं था, लेकिन उसका पिता तो किंग डेविड था, वो किंग डेविड का इलेजिटिमेट सन था, और इज़राइल के लोगों को, खासकर इज़राइल में जो ज्यूज थे, उनको वो पसंद भी था। एब्सलम यहाँ जेम्स स्कॉट को सिंबलाइज कर रहा है, जो कि ड्यूक ऑफ मॉनमौथ था, और ये जेम्स स्कॉट चार्ल्स सेकंड का इलेजिटिमेट सन था। अब जब एकिटोफेल एब्सलम को अपने इरादे बताता है, तो एब्सलम उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि किंग डेविड ने उसके लिए सब कुछ किया है और उससे वो बहुत प्यार भी करते हैं। भले ही किंग डेविड ने उसे राजगद्दी ना दी हो, उसे थ्रोन ना दे सकते हो क्योंकि वो रॉयल बर्थ से नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि वो उसे राज देने की भी कोशिश करेंगे, और अगर वो राज ना भी दें तो भी उसे किंग डेविड से कोई शिकायत नहीं है। वो उनसे नफरत नहीं करता है, उसे किंग डेविड बहुत पसंद है। एब्सलम मॉरल्स को फॉलो करने वाला भी था, इसलिए वो राजगद्दी को क्लेम करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसे भी पता है कि वो शाही घराने से नहीं है और उसका राजगद्दी पर कोई हक नहीं बनता है। इस पर एकिटोफेल एब्सलोम को मनाने के लिए एब्सलोम की फ्लैटरी या चापलूसी करना शुरू कर देता है। वो एब्सलोम को सबके सामने ऑस्पिशियस और रॉयल कहना शुरू कर देता है, और ज़्यूस लोगों को कहता है कि एब्सलम ही उनका सेवियर बनेगा। एकिटोफेल ने इज़राइल के जूस लोगों को किंग डेविड के बारे में इतना भड़का दिया है कि वो अब लिबर्टी और रिलीजियस कॉमनवेल्थ के बारे में चिल्लाने लग जाते हैं। एकिटोफेल को लगता है कि अगर एब्सलम अपने रॉयल ब्लड से उनको ज्वाइन कर लेता है तो जो सारे जूस हैं वो उसे पक्का ही अपना लीडर चुन लेंगे और इज़राइल का राइटफुल किंग डिक्लेयर कर देंगे, उसे इज़राइल का सही सही राजा बना दिया जाएगा। एब्सलम एकिटोफेल को कहता है कि किंग डेविड बहुत ही वीक है, वो सबको माफ़ करता रहता है, और चलो किंग डेविड तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसके बाद उसका भाई जेम्स, वो तो बहुत ही बुरे कैरेक्टर का और बहुत ही वल्गर इंसान है, तो उसे वो इज़राइल का राजा कैसे बनने दे सकते हैं। इसलिए यही सही वक्त है कि एक अच्छा राजा इज़राइल को दिया जाए, जो कि एब्सलम है। एब्सलम एकिटोफेल की इतनी चापलूसी के बाद मान जाता है और उनको ज्वाइन कर लेता है। अब कई तरह तरह के लोगों के साथ मिलकर ये किंग डेविड को गद्दी से हटाने के लिए एक फाइनल वॉर की तैयारी करते हैं, लेकिन इसका पता किंग डेविड को पहले ही चल जाता है और वो एक तरह से इनके वॉर को या रिबेलियन को
सही से शुरू होने से पहले ही कुचल देता है। वो कहता है कि अब तक तुमने मेरा दयालु, दया वाला और काइंडनेस वाला चेहरा देखा था, अब तुम जो है मेरा ये रूप भी देख लो। वो कहता है कि अब तक मैं सबके लिए बहुत लीनियंट रहा हूँ और सबको माफ़ भी किया है, लेकिन एब्सलम और एकिटोफेल के रिबेल ने और इनके देशद्रोह के इस काम ने उसके सब्र के बांध को तोड़ दिया है। लेकिन वो अब भी कहता है अगर एब्सलम अभी भी माफ़ी मांगेगा तो वो उसको बख्श देगा, और अगर वो अभी भी रेबल करता रहेगा, अभी भी विद्रोह करता रहेगा, तो वो उनको बहुत जल्दी ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर एब्सलम को माफ़ी चाहिए, एब्सलम को बचना है, तो उसे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर भगवान ने चाहा होता कि एब्सलम राजा बने तो वो एब्सलम को राजा बना ही देते, उसे बनने से रोकते नहीं। इस वीडियो में इतना ही। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।